हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है यूएन क्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में यहां पर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यूएन क्लॉज से एज सच प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट यूपीएससी ने अपने ट्रेंड को चेंज करते हुए यहां पर से एक क्वेश्चन पूछा है। यूजुअली यूएन क्लॉज का जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 में बहुत ज्यादा काम आता है, जीएस पेपर 2 में बहुत ज्यादा काम आता है, जहां पर ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज आपको रिक्वायर होता है। तो आज हम यूएन क्लॉज के सारे प्रोविजन को देखेंगे कि ये यूएन क्लॉज है क्या, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये राइट्स ऑन द वाटर पे क्या बात करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, कंटीन्यूअस जोन्स क्या होते हैं, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, बेसलाइन क्या होता है, कौन कहां पर कितनी दूरी तक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और जो इंडिया को पॉलीमोटेलिक नोड्यूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट्स दिए गए हैं वो कैसे दिए हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, ट्रेडिशनली क्या माना जाता था? ट्रेडिशनली ओशंस वर कंसिडर्ड एज द ग्लोबल कॉमन्स। ट्रेडिशनली क्या माना जाता था कि दैट ओशन बिलोंग्स टू एवरीवन, सारे के सारे लोगों का ओशन पे राइट्स है, लेकिन कहां तक, कब तक? फॉर एग्जांपल, अगर मैं गोवा में खड़ा हूं तो क्या मैं वाटर में पैर रखते से इंटरनेशनल वाटर में पहुंच जाऊंगा? आंसर इज क्लियरली नो। देयर इज सम वाटर दैट बिलोंग्स टू इंडिया अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरे के पूरे इंडियन ओशन पे क्लेम करेगा। और जब राइट्स या फ्रीडम ऑफ सी की बात आती है तो उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मैरी लिब्रियम। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, अराउंड 1900 नेवी का डेवलपमेंट शुरू हो गया एंड नेवी वाज सीन एज अ थ्रेट बाय द कोस्टल स्टेट्स। तो कोस्टल स्टेट्स को नेवी से डर लगने लगा, तो उन लोगों ने अपनी अपनी टेरिटोरियल वाटर को डिफाइन करना शुरू करा और ज्यादातर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया 3 माइल रूल, जिसको बोला जाता है कैनन शॉट रूल। अब ये 3 माइल रूल क्या है भाई? पहले क्या होता था, कोस्टल स्टेट्स अपनी टेरिटरी पे तोप रखते थे और इनके तोप की रेंज रहती थी 3 माइल, अप टू 3 माइल। इसलिए उन्होंने बोला अप टू 3 माइल्स का जो वाटर है दैट इज द टेरिटोरियल वाटर दैट बिलोंग्स टू दैट कंट्री। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर जब हम आगे बढ़े, जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 आना शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर ने सारे परसेप्शंस को चेंज कर दिया और वर्ल्ड वॉर ने परसेप्शन चेंज किया रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड द न्यू रिसोर्सेज। भाई धीरे धीरे पहले ओशियंस को सिर्फ एक थ्रेट माना जाता था, बट धीरे धीरे विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, स्पेशली द फॉसिल क्रूड ऑयल वगैरह जो आना शुरू हुए, उसके कारण क्या हुआ, ऑनरशिप पे लोगों ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले दैट इज द यूएस प्रेसिडेंट इन 1945, इनका नाम था हेनरी ट्रूमन। इन्होंने यूनिलैटरली यूएस को डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो भी यूएस का टेरिटोरियल वाटर है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, वो किसकी टेरिटरी है? यूएसए की टेरिटरी है। इन्होंने यूनिलैटरली ऐसा किया विदाउट आस्किंग बाय एनीवन। फिर उसके बाद अर्जेंटीना नाम की कंट्री है, उसने भी यही किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। फिर एक छोटी सी कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में जिसका नाम है माल्टा। तो माल्टा के एम्बेसडर थे दैट इज एर्बिट प्राडो। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें एक म्यूचुअली कंसेंसस एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और उसी के बाद यूएन क्लॉज जो है एग्जिस्टेंस में आया। और यूएन क्लॉज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो सारी की सारी चीजों को हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलते हैं, अभी देख लेते हैं यूएन क्लॉज के अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो किन किन चीजों की बात करता है, कौन से इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले बात करता है वो सेटिंग अप ऑफ द लिमिट्स, कि भाई कौन कहां तक कितनी दूरी तक क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहली बात वो इसकी करता है, सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स। दूसरी बात करता है प्रोविजन ऑफ ईईजेड। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ईईजेड का मतलब क्या है यहां पर? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करता है, कहां तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कौन उसको यूज कर सकता है, सारी चीजें यहां पर बताने की ट्रीटी कोशिश करती है। फिर ये बात करती है राइट्स ऑफ आर्किपेलाजिक वाटर। आर्किपेलाजिक को मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड। भाई कोई कंट्री है वो बहुत सारे आइलैंड से बनी हुई है, तो क्या उसके भी कुछ राइट्स हैं वाटर के ऊपर? डेफिनेटली उसके भी कुछ राइट्स होंगे, उसकी भी सिक्योरिटी है। तो वहां पर ये ट्रीटी राइट्स ऑफ आर्किपेलाजिक वाटर की भी बात करती है। फिर ये बात करती है प्रोविजंस रिलेटेड टू डीप सी एंड एबिसल प्लेन रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडियन ओशन में 1500 या 2000 किलोमीटर दूर जाता हूं, तो वो तो ग्लोबल टेरिटरी है, वो सभी कंट्री की टेरिटरी है। तो वहां पर जो रिसोर्सेज है उसको कौन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसके क्या रूल्स है एक्सट्रैक्शन के, तो वो सारी चीजों की बात ये ट्रीटी करती है। तो अब आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। भाई स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये जो सारी चीजें हैं मैं एक ब्लैंक स्लाइड में बताने की सबसे पहले कोशिश करता हूं। यहां पर मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं।
अभी देखना ब्लैंक स्लाइड में मैं एक ऐसी कंट्री ले रहा हूं दैट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द वाटर, उसके चारों तरफ क्या है, पानी है। अभी वो कंट्री मेरी कैसी है, इस टाइप के शेप की है, और इस कंट्री का मैं नाम दे देता हूं दैट इज ए। अब ये जो मेरी कंट्री ए है ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। अब इसके चारों तरफ तो पानी है, लेकिन ये कंट्री कितनी दूरी तक पानी में अपने राइट्स को क्लेम कर सकती है, इसका टेरिटोरियल वाटर क्या है, टेरिटोरियल वाटर मतलब टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री ए। वहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री ए के लगेंगे। तो भाई यूएन क्लॉज बोलता है कि सबसे पहले जो आपके आउटर पॉइंट्स हैं ना, आप उनको ज्वाइन कर दो। देखो यहां पर आउटर पॉइंट्स हैं, देखिए उन्होंने ट्रीटी बोलती है कि सबसे पहले आप आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो मतलब ये आउटर पॉइंट्स आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो यहां पर आउटर पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, बिल्कुल। अभी देखना यहां पर कोई आउटर पॉइंट्स नहीं है, हाँ यहां पर ये आउटर पॉइंट्स हैं, ये ज्वाइन हो गए। अब ये जो आउटर पॉइंट्स के अंदर का जो वाटर है, ये जो आउटर पॉइंट्स के अंदर का जो वाटर है, इसको बोला जाता है बेस वाटर। क्या बोला जाता है, बेस वाटर। ये वाला वाटर भी क्या हो गया, बेस वाटर। बेस वाटर इज एज गुड एज टेरिटरी ए, मेनलैंड टेरिटरी के जैसा ही बिल्कुल क्या कहलाएगा, बेस वाटर। इट मींस बेस वाटर इज पार्ट ऑफ कंट्री ए, इट इज द टेरिटरी ऑफ कंट्री ए। तो यहां पर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लगेंगे, कंट्री ए के। लेकिन बेस वाटर के बाद क्या, भाई हो सकता है कोई कंट्री ऐसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, अब इसके पास तो बेस वाटर बनेगा ही नहीं क्योंकि आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो इसका क्या, तो फिर बोला गया कि भाई ठीक है, बेस वाटर के बाद अप टू नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब मेजर ऑफ डिस्टेंस रहता है ये, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, बाद में अप टू कितने, 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो मैं एक लाइन खींचना स्टार्ट करता हूं 12 नॉटिकल माइल्स की। तो ये देखिए यही डिस्टेंस जा रहा है फ्रॉम द बेस लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये जो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है, दिस एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, इसको बोला गया टेरिटोरियल वाटर। इसको क्या बोला गया, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब इट इज पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ कंट्री ए। बेस वाटर भी एक ही है, टेरिटोरियल वाटर भी एक का है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर में आपको कम्युनिकेशन के लिए, शिप्स को ट्रेड के लिए जगह देना पड़ेगी। कंडीशन है कि वो इनोसेंट पैसेज मांग रहा हो। इनोसेंट पैसेज मतलब कि वो स्मगलिंग नहीं कर रहा हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर रहा हो, कोई अस्त्र शस्त्र ले जा नहीं रहा हो, और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, तो सारे शिप्स को आप यहां से पास करने की परमिशन दोगे ही दोगे। तो इसको मैंने क्या बोला, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, और जिस कंट्री की बेस लाइन नहीं है तो मैंने बोला मेनलैंड टेरिटरी। अब उसके बाद क्या, भाई मान लो किसी ने पायरेसी करी, कोई क्राइम कर दिया, भाग रहा है आपकी टेरिटरी से, टेरिटोरियल वाटर बिलोंग्स टू कंट्री ए। अगर उसने क्राइम करके भाग रहा है तो मैं उसे चेस कर सकता हूं कि नहीं, उसे अरेस्ट कर सकता हूं कि नहीं, आंसर इज यस, आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो। तो टेरिटोरियल वाटर के बाद जो अगला नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया आता है, टेरिटोरियल वाटर के बाद जो अगला नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया आता है, उसको हम बोलते हैं, ये वाला जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया आता है, इसको हम बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। क्या बोलते हैं, कंटिग्यूअस जोन। तो ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया था, इसको हमने बोल दिया कंटिग्यूअस जोन। अभी कंटिग्यूअस जोन भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहां पर इस जगह पर कोई रिसोर्सेज हैं, इस जगह पर कोई रिसोर्सेज है। अब ये कंट्री ए से काफी पास एरिया है, लेकिन ये टेरिटोरियल वाटर में नहीं है, बेस वाटर में नहीं है, कंटिग्यूअस जोन में नहीं है। तो क्या कंट्री ए इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, आंसर इज यस। अगर ये कंट्री ए से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया रहता है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है फ्रॉम द बेस लाइन, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहां पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसके रिसोर्सेज हैं, तो यहां पर जो भी रिसोर्सेज आएंगे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन और फ्रॉम द मेनलैंड टेरिटरी, वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसको जाएंगे, कंट्री ए को, बिकॉज इसका नाम ही है एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द कंट्री ए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर विद इन द रेंज ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स विल बिलोंग टू कंट्री ए ओनली। तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। बेस वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कंटिग्यूअस जोन क्या होता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अब एक बार वापस अपने डायग्राम में देख लेते हैं। मैंने यहां पर क्लियरली डायग्राम बनाया हुआ था।
यहाँ पर देखिए मैंने वही बनाया था बिल्कुल सेम, कंट्री ए है, सबसे पहले मैंने स्टार लाइक कंट्री इसलिए बनाई ताकि मैं आपको बेस वाटर का कंसेप्ट बता सकूं। तो यहाँ पर ये बेस वाटर बन गया, बेस वाटर बन गया, बेस वाटर बन गया। अच्छा एक बात बताना, क्या इंडिया का भी बेस वाटर बन सकता है? देखना इंडिया की टेरिटरी कुछ कैसी दिखाई देती है। इंडिया लुक्स समवॉट लाइक दिस, राइट। तो क्या इंडिया के पास भी बेस वाटर है? ध्यान से देखना, यस। मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, सो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये बेस वाटर बन गया इंडिया का। यहां पर ये गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत में बेस वाटर बन गया। लेकिन ये नहीं है कि अब आप यहां ज्वाइन कर दोगे ना, ये रॉन्ग है। हाँ, लेकिन यहां पर इंडिया के पास ये वाला जो पोर्शन है बेस वाटर है, यहां वाला जो पोर्शन है बेस वाटर इंडिया के पास भी बनेगा। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको बेस वाटर इज एज गुड एज द मेनलैंड टेरिटरी, ये बात आपको ध्यान रखना है। बेस वाटर के बाद जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया आता है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर अप टू द नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल वाटर में इनोसेंट पैसेज आपको देना पड़ेगा। इनोसेंट पैसेज का मतलब है कि जो भी शिप पास होना चाहता है आपको उसको पास होने की परमिशन देना पड़ेगी। कंडीशन है वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा, वो कोई स्मगलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, वो डंपिंग नहीं करेगा और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को इनोसेंट पैसेज नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कंटिग्यूअस जोन। कंटिग्यूअस जोन मतलब अगर कोई क्राइम करके भागता है, एज सच कंटिग्यूअस जोन इस कंट्री की टेरिटरी नहीं है, कंटिग्यूअस जोन इस कंट्री की टेरिटरी नहीं है, लेकिन अगर कोई क्राइम करके भागता है तो आप उसको चेस कर सकते हो, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। सो अरेस्ट कैन बी मेड इन द कंटिग्यूअस जोन, जिसको बोलते हैं परस्यूट एरिया। ये एक्ट्स लाइक अ बफर जोन भी है कि भाई प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, लाइक तो कोई टैक्स इवेजन कर रहा है, पायरेसी कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो बेस वाटर से 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है उसको मैं बोलता हूं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बिकॉज द रिसोर्सेज that are found in that area belongs to country A। ये country A एक hypothetical country है that is surrounded from all side by water। तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं। अभी नेक्स्ट चल देते हैं। अभी जो बेस वाटर वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई सारी आउटर पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया अपने आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देगा तो वो तो ऐसे ज्वाइन करेगा, एक सेकंड ये विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसको रेड पेन से बनाता हूं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, अगर इंडोनेशिया आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देगा तो ये आउटर पॉइंट ज्वाइन हो गए, ये आउटर पॉइंट ज्वाइन कर दिए उसने, यहां भी उसने सब ज्वाइन कर दिया, तो अब तो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन से कट ऑफ हो जाएगा। तो ये तो काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो क्या इंडोनेशिया यहां पर ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट्स मींस नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, तो वहां पर आप ये बेस लाइन वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट पैसेज जिसको बोला जाता है कि अगर आपको ट्रांजिट या फिर ट्रेड वगैरह के लिए जो एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां पर आप ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड सिक्योरिटी। तो यहां से आपको इवन मिलिट्री व्हीकल को भी पास होने की परमिशन देना पड़ेगी। हाँ, लेकिन यह है कि मिलिट्री व्हीकल कोई थ्रेटनिंग पोस्चर अडॉप्ट नहीं करेगा, वो एक डेजिग्नेटेड स्पीड से यहां से पास ऑन हो जाएगा विदाउट डिस्क्लोजिंग इट्स आइडेंटिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इनोसेंट पैसेज इज नॉट एप्लीकेबल in this type of area which are strategically important। For example यहां पर देख लेते हैं that is मकासर स्ट्रेट। अब यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड पास होता है तो यहां पर कोई भी आप कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, बोर्नियो, मलेशिया, लेकिन आप यहां पर कोई भी टाइप का रूल अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि मकासर स्ट्रेट से बहुत ज्यादा ट्रेड पास होता है। फॉर एग्जाम्पल सुंडा स्ट्रेट बिटवीन दिस सुमात्रा एंड जावा, ये नीचे वाला आइलैंड है जावा, ऊपर वाला है सुमात्रा, तो ये जावा और सुमात्रा के बीच में जो है सुंडा स्ट्रेट, यहां पर भी आप कोई रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बाब अल मंडप दैट इज एंट्री टू द रेड सी, रेड सी जाना है बाब अल मंडप से, तो ऐसा नहीं है कि यमन बोल देगा या जिबौती नाम की छोटा सा देश बोल देगा कि ये तो हमारी टेरिटरी है, नहीं। यहां पर भी होर्मुज स्ट्रेट है तो ऐसा नहीं है कि ईरान इस पे क्लेम कर देगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पैसेज तो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जिब्राल्टर स्ट्रेट, तो वहां पर यूके क्लेम नहीं कर सकता कि हम मेडिटेरेनियन में किसी को एंट्री नहीं देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पर ये बेस लाइन वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं राइट्स ऑफ आर्कीपेलाजिक वाटर। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। अब ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है क्या इनके पास भी कुछ राइट्स हैं? डेफिनेटली उनके पास भी राइट्स हैं। तो वहां पर छोटे छोटे आइलैंड है वो बहुत सारी छोटे छोटे अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स ही हमारे पास है, तो वो क्या करेगा, तो उसको बोलते हैं कि भाई आप तो बेस लाइन बनाओ, आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आउटर पॉइंट्स को ज्वाइन करो, और ये जो अंदर वाला वाटर है दैट इज योर आर्कीपेलाजिक वाटर। आर्कीपेलाजिक वाटर मतलब ये आप ही का वाटर है, इंटरनल वाटर है, इट इज लाइक बेस लाइन। उसके बाद आप सारे लाइंस खींचोगे, उसके बाद आप टेरिटोरियल वाटर खींचो, कंटिग्यूअस जोन खींचो और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी ड्रॉ कर लो। सो अलाउड टू डिमार्केट देयर बेस लाइन ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट आइलैंड।
और जो भी वाटर आउटर लाइन के अंदर रहता उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्कीपेलाजिक वाटर। सो राइट्स ऑफ इनोसेंट पैसेज यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई शिप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ इनोसेंट पैसेज के लिए ही शिप यहाँ पर एंटर कर सकता है और वो कोई भी थ्रेटनिंग पोस्चर अडॉप्ट उसको नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक तो हमने सबके राइट्स देख लिए, कौन कितनी दूर तक क्या क्लेम कर सकता है वो देख लिया, लेकिन व्हाट आर द प्रोविजन फॉर डीप सी रिसोर्सेज एंड एबिसल प्लेन्स, जो काफी दूर दराज वाले एरिया हैं वहां पर जो रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये ट्रीटी उनके बारे में भी कुछ बात करती है। लेकिन जो भी रिसोर्सेज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर है, मतलब अप टू 200 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा दूर हैं, तो उसके लिए एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो सारे के सारे डिसीजन फिर ये लेती है। तो ये ट्रीटी बताती है कि जो भी रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स हैं दैट आर इन द डीप सी फ्लोर ऑफ द ओशियन, द डिसीजन विल बी टेकन बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब जो भी मेंबर नेशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया ही है, इंडिया को इंडियन ओशन से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना था, वो अराउंड 2000 किलोमीटर दूर थे, इंडिया से बहुत ज्यादा दूर थे, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी बाहर थे, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना था पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगी किससे, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। सो मेंबर नेशन जो भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता है रिसोर्सेज को, इट हैज टू फर्स्ट रजिस्टर्ड एज अ पायोनियर इन्वेस्टर। भाई अगर आपको रिसोर्सेज निकालना है इंटरनेशनल वाटर से, तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में एज अ पायोनियर इन्वेस्टर रजिस्टर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप वहां से रिसोर्सेज निकालोगे तो वो तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, क्यों, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं। तो इवन लैंडलॉक कंट्री के साथ भी आपको उन रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियस है इक्वली तो नहीं करोगे आप, क्योंकि जब मैन एंड मशीनरी पावर सारा आप लगा रहे हो तो उनको भी उसका कुछ ना कुछ पोर्शन देना पड़ेगा। यही इस ट्रीटी की इतनी ब्यूटी है कि इतने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करती है। तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल कितने ऐसे पायोनियर इन्वेस्टर हैं, दैट आर 7 इन नंबर्स। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मेरा भारत महान इंडिया भी एक पायोनियर इन्वेस्टर है, क्योंकि इंडिया का नाम भी कहां लिखा हुआ है, पायोनियर इन्वेस्टर की लिस्ट में इन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। फिर है रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान। तो रशिया भी है, चाइना भी है, फ्रांस है, जापान है। नॉर्थ कोरिया, ये देखिए एक्सपेक्ट नहीं है बट नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो अ पायोनियर इन्वेस्टर। और लास्ट है आईएमओ। आईएमओ का मतलब है इंटर ओशियन जॉइंट मेटल ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ का मतलब क्या है, इंटर ओशियन जॉइंट मेटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज फॉर द प्राइवेट पार्टीज। भाई जो कंट्रीज यहां नहीं है, हो सकता है मुकेश अंबानी को रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो किससे थ्रू करेगा, तो वो आईएमओ को बोलेगा कि आप पायोनियर इन्वेस्टर हो, मेरा नाम लिखवाओ और मुझे परमिशन वहां से अलाउ करवाओ। तो यहां पर मैंने बताया कि जो भी प्रोविजन है डीप सी रिसोर्सेज के, उसके लिए क्या प्रोविजन यहां पर दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट की। भाई मान लो कोई कंट्री है, दो कंट्री है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको। यहां पर ये है इंडिया, इंडिया का नेबर है बांग्लादेश। ओके, फॉर एग्जांपल यहां से ये बांग्लादेश आ जाता है। अभी भाई इंडिया बोलेगा कि जो मेरी टेरिटरी है, इंडिया अपनी लाइन कैसे ड्रॉ करेगा, देखना, इंडिया बोलेगा ये मेरी टेरिटरी की लाइन है, और बांग्लादेश भी यहां पर बोलेगा ये मेरी टेरिटरी की लाइन है। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज ओवरलैपिंग बाय बोथ द कंट्रीज। इस केस में तो डिस्प्यूट हो जाएगा। तो कौन यहां से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि तो दोनों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहां पर आ जाता है श्रीलंका। तो भाई श्रीलंका और इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये वाले एरिया में तो ओवरलैप करेंगे, तो यहां पर तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में ट्रीटी क्या करती है, सो इस केस में ट्रीटी कुछ नहीं करती है, इस केस में ट्रीटी साइलेंट हो जाती है। तो ये ट्रीटी साइलेंट हो जाती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ओके, तो यहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की अपन अब बात कर लेते हैं। अभी सबसे बड़ी खामी इस ट्रीटी की ये है कि ट्रीटी को आपको पूरा एज अ पैकेज डील साइन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, भाई देखो ट्रीटी में बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं, तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि आप चूज नहीं कर सकते कि मुझे ये प्रोविजन ओके, ये वाला नहीं है, ये वाला ओके, ये वाला नहीं है। आइदर यू साइन द ट्रीटी एज अ होल एज अ पैकेज और यू डोंट साइन द ट्रीटी। सो द ट्रीटी कैन बी साइंड एंड रेटिफाइड एज अ पैकेज डील, यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव। ओके, फिर दूसरी बात आ जाती है बायलैटरल नेगोशिएशंस की। बायलैटरल नेगोशिएशन मतलब अगर दो कंट्री के बीच डिस्प्यूट्स है, अगर वो लोग नेगोशिएशंस कर रहे हैं और अगर उनके नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं, तभी आप थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन को अपॉइंट कर सकते हो, तभी आप थर्ड पार्टी को मध्यस्थता के लिए ला सकते हो। और ये कब पॉसिबल होगा, थर्ड पार्टी का इंट्रोडक्शन कब होगा, केवल तब होगा जब दोनों की दोनों डिस्प्यूटेड पार्टी एग्री करेंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री देन ओनली देयर इज अ प्रोविजन फॉर थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व थ्रू यूएन क्लॉज ट्रिब्यूनल। अगर डिस्प्यूट है तो आप यूएन क्लॉज में ट्रिब्यूनल भी बनवा सकते हो, लेकिन ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा? अगेन व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री। जब दोनों पार्टी एग्री करेंगी तभी ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या आप आईसीजे जा सकते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हो? हाँ, आप आईसीजे जा सकते हो, लेकिन इस प्रॉमिस पे दोनों पार्टी को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आईसीजे जो भी डिसीजन देगा उससे दोनों ऑब्लिक करेंगे, ऑब्लिजेंस करेंगे, तभी आप कहां जा सकते हो? आईसीजे। और ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट और इसको कंक्लूड करते हुए मैं बता देता हूं, यूएन क्लॉज कैन नॉट डील विद द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ लैंड और आइलैंड टेरिटरी एंड द कॉन्सिक्वेंट मैरीटाइम डिस्प्यूट। यूएन क्लॉज किसी भी टाइप के लैंड डिस्प्यूट से डील नहीं करता। अगर दो कंट्री के बीच लैंड डिस्प्यूट हो गया है या कोई आइलैंड डिस्प्यूट हो गया तो उसमें यूएन क्लॉज साइलेंट ही रहने वाला है, उसमें वो कोई भी बात नहीं बोलेगा। इट कैन ओनली डील विद द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री एंड रिसोर्स यूजेज आफ्टर द लैंड डिस्प्यूट्स हैव बीन रिजॉल्व। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? पहले आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लो, पहले डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लो, बता दो कौन सी टेरिटरी किसकी है, उसके बाद वो बताएगा कि अगर ट्रीटी को आप मिस इंटरप्रेट करते हो तो यूएन क्लॉज आपको बताएगा कि बेस वाटर क्या है, टेरिटोरियल वाटर क्या है, कंटिग्यूअस जोन क्या है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक है। इसीलिए इसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है कुछ वो अनरिजॉल्व रह गए। लाइक फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी, यहां पर चाइना जो क्लेम कर रहा है, यहां पर यूएन क्लॉज कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। सर क्रीक लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट में भी सर क्रीक लाइन पे यूएन क्लॉज साइलेंट हो जाता है। और बहुत सारी जगह है अरेबियन सी में जिसको बोलते हैं डिमार्केशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन अरेबियन सी, यहां पर भी यूएन क्लॉज क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको यूएन क्लॉज को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया, और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।